नमस्कार, कलाम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम जो पढ़ रहे थे मनोविज्ञान की जो पिछली कक्षाएं हो चुकी है काफ़ी, और आज भी मनोविज्ञान की क्लास होने वाली है। और मनोविज्ञान के अंदर हम बाल विकास के बारे में पढ़ रहे थे, और अभी जो है वो हम जो है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जो है, संज्ञानवादी सिद्धांत, ये पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने जो है वो व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ लिया था, तो आज जो है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा देना। ओके, तो आज हम देखते हैं संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी जो है। देखो, दो तरीके के जो मनोवैज्ञानिक आए थे। पहले तो एक तो थे व्यवहारवादी विचारधारा के, और एक जो थे वो संज्ञानवादी। विचारधारा, ठीक है। तो जो अधिगम के लिए इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, एक तो व्यवहारवादी का सिद्धांत है और एक जो है संज्ञानवादी का सिद्धांत है, जो इस प्रकार का है। तो यहाँ पे जो व्यवहारवादी हैं, इनके अंदर इन्होंने बताया कि जो अधिगम है वो व्यवहार पर आधारित है, अधिगम व्यवहार पर आधारित है। और इन्होंने बताया अधिगम जो है संज्ञान पर आधारित है। और इसके अंदर जो थे आपके B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, C.L. हल और भी उनको ये इनके जो है मनोवैज्ञानिक आए थे। संज्ञानवादी के अंदर आपके जो है इसमें आपके मैक्स वर्दिमर आएंगे। एक तो मैक्स वर्दिमर आ जाएंगे, और इसमें आपके जो है कोहलर आ जाएंगे। कोहलर में इनके दो शिष्य भी आएंगे इसमें, जो इनके बाद इनका जो है जो सिद्धांत है उसको परिवर्तित किया गया था, जो इन्होंने किया है। इसमें कोफ्का और लेविन, ये इनके जो है तो मैक्स वर्दिमर का सिद्धांत है पहला। अच्छा, व्यवहारवादी का देख लिया था, B.F. स्किनर का जो था, ये आपके B.F. स्किनर का हो गया। आपने थॉर्नडाइक के लिए पढ़ा था, जो आपके बिल्ली वाला था। और C.L. हल का तो पुनर्वलन का था, ये फर्स्ट। और ये जो था ये आपके चूहों का था। एक आपके कुत्तों का भी था। इसमें कुत्तों का किसने दिया था? कुत्तों का, तो कुत्तों के लिए E.V. पावलोव ने दिया था, ठीक है। अच्छा, थॉर्नडाइक का जो है ये थ्योरी है आपके SR थ्योरी, थॉर्नडाइक का SR थ्योरी। और जो B.F. स्किनर का है वो आपके योहान पावलोव का जो है ना, ये तो S थ्योरी है, S थ्योरी। और B.F. स्किनर का हो जाएगा R थ्योरी, S थ्योरी और SR थ्योरी, ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद में मैक्स वर्दिमर जो आए थे, इनका सिद्धांत है रिक्त पूर्तिता का सिद्धांत है। रिक्त पूर्तिता का सिद्धांत है इनका, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सूझ पर आधारित है ना मैक्स वर्दिमर सिद्धांत। मैक्स वर्दिमर का है कि सूझ पर आधारित, और ये जो सिद्धांत है ये आपके जो है रिक्त पूर्तिता का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो कोहलर है, कोहलर और इनका एक ही प्रयोग है पूरा। अच्छा, इसके बाद में जो लेविन है, इनका एक प्रयोग है क्षेत्रवादी।
इनका क्षेत्रवादी प्रयोग है, क्षेत्रवादी। और जो मैक्स वर्दिमर का उनका रिक्त पूर्तिता का सिद्धांत है। अच्छा, अब जो है कि सूझ पर आधारित जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो तो वर्दिमर है और प्रयोगकर्ता कोहलर है। प्रयोगकर्ता कोहलर और जो सहयोगकर्ता है वो लेविन इनके सहयोग करता है। ठीक है, तो आपके वर्दिमर हो गए, रिक्त पूर्तिता का वर्दिमर। इसमें जो ये हटा देता हूँ मैं। अब देखो, सूझ पर आधारित है और इसका जो प्रवर्तक वर्दिमर हो जाएंगे, वो प्रयोगकर्ता कोहलर है और सहयोगकर्ता लेविन है। तो ये इस प्रकार से सवाल आता है इसमें कि इसके जो प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक और प्रयोगकर्ता दोनों में ये अंतर है और दोनों अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इनका जो सूझ पर आधारित प्रयोग है वो प्रयोग समझते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे देखते हैं इसका। ठीक है, एक बॉक्स था, इसके अंदर क्या हुआ था कि एक चिंपांजी था। क्या नाम था? चिंपांजी था, एक जानवर। चिंपांजी का नाम रखा इन्होंने सुल्तान। इस सुल्तान को इस बॉक्स के अंदर रख दिया और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे जो ढक है ऊपर से खुलता है और ऊपर से इसमें से बाहर निकल सकते हैं। और क्या किया था, यहाँ पे 2 बॉक्स रख दिए ताकि इसकी सहायता से चढ़ जाए, लेकिन दोनों बॉक्स अलग अलग रख दिए थे। अब चिंपांजी क्या करता है कि अलग अलग क्रियाएं करता है, उछलता है, इधर उधर कूदता है, लेकिन यहाँ इस ढक तक नहीं पहुँच पाता। वो उसको पता है यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा है तो निकल नहीं सकता। उसके अंदर ये सूझ उत्पन्न नहीं होती है कि इन ड्रम को रखने से ये बाहर निकल सकता है, निकल सकता है। ये जो सूझ होती है ये इसके अंदर अचानक उत्पन्न होती है, अचानक इसके माइंड में आती है और ये ड्रम के ऊपर ड्रम रखता है और ऊपर चढ़ के यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इन्होंने ऐसा बताया संज्ञानवादी विचारधारा वालों ने कि जो अधिगम होता है वो धीरे धीरे न होकर के अचानक होता है। तो यहाँ पे जो सूझ उत्पन्न हुई वो अचानक हुई। इन्होंने बताया अचानक सूझ उत्पन्न हुई। तो इनका जो प्रयोग है वो चिंपांजी के ऊपर है, सुल्तान है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया था कि इस प्रकार से रख दिया था और दूसरी बार में क्या किया था कि वापस प्रयोग एक था या तो दूसरी बार में क्या किया था कि वापस इस जो है बॉक्स के अंदर इसमें रख दिया था। अब इस बार क्या किया था, वही काम वापस किया था। तो इस बार क्या होगा कि चिंपांजी जो है उसको पता है यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, तो वो आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है यहाँ पे मतलब कुछ इस प्रकार से सीढ़ियों नाम 2 डंडे दे दिए, रख दिए। इस बार पहले 2 ड्रम थे, इस बार 2 डंडे लगा दिए। तो डंडों की सहायता से वो जो उसे पता है जैसे उनको दोनों को शामिल किया तब हम बाहर निकल पाए, तो इस प्रकार इन डंडों को भी शामिल करे गए और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इनको ढक को यहाँ से खोल ले गए। तो इस प्रकार से जब सूझ जो उत्पन्न होती है वो अचानक उत्पन्न होती है, ये चीज़ इसमें बताई गई थी। 2 प्रयोग थे, दोनों के अंदर इन्होंने चिंपांजी को लिया था और चिंपांजी का नाम इसमें सुल्तान था। तो ये जो है सूझ पर आधारित प्रयोग है और इसके जो प्रवर्तक वर्दिमर है, मैक्स वर्दिमर, और प्रयोगकर्ता कोहलर है और सहयोगकर्ता लेविन है। तो ये चीज़ देख लेना। फिर मैक्स वर्दिमर का जो रिक्त पूर्तिता का सिद्धांत होता है ये सूझ पे आधारित है, वो भी इनका ही है। अच्छा, इसमें कॉफ का कोहलर है इसमें और ये जो है लेविन है। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, यहाँ तक देख लिया। अब ऐसा हुआ है कि जो इसके निष्कर्ष से निकले, जो संज्ञानात्मक जो अधिगम के बारे में जो बताते हैं कि संज्ञानवादी, वो ये बताते हैं कि जो अधिगम होता है वो सूझ पर आधारित होता है। अच्छा, ये जो अधिगम होता है वो स्थायी अधिगम होता है। अच्छा, ये अचानक होता है और अधिगम में समय लगता है। तो इसके कुछ पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पे देख लो।
इम्पोर्टेंट पॉइंट या जो निष्कर्ष निकले इससे, वो निष्कर्ष है ये, निष्कर्ष ये बताते हैं कि जो अधिगम होता है सूझ पर आधारित होता है, सूझ पर आधारित है। अधिगम में समय लगता है, ठीक है। और अधिगम जो है ये जो है समय लगता है, सूझ पर आधारित होता है, और जो अचानक होता है, ठीक है। अच्छा, अचानक होता है और जो स्थायी होता है, तो ये जो था ये सूझ पर आधारित प्रयोग था कि किसने प्रयोग दिया, सूझ पर आधारित प्रयोग। और इसको एक और नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये सिद्धांत किसका है, कोहलर का है। जो मुख्य रूप से इसका प्रयोग किसने किया है, ये जो चिंपांजी के ऊपर सुल्तान ने जो प्रयोग है किसने किया है, ये नाम सब इसने कोहलर ने रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो है सिद्धांत जो है सूझ पर आधारित या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। दोनों नाम से आ सकता है, किसी भी नाम से, या तो सूझ पर आधारित आएगा या अंतर्दृष्टि का, या फिर आएगा इसमें कि कोहलर का सिद्धांत। तो इसके अंदर कोहलर के सिद्धांत के अंदर किस जानवर को लिया गया था, तो चिंपांजी को लिया गया था, और चिंपांजी का नाम था आपके, क्या नाम था, सुल्तान, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ है इसमें, और दो प्रयोग थे इसके, और ये निष्कर्ष निकले हैं, ठीक है। ओके, तो जो सूझ पर आधारित था वो तो कंप्लीट हो चुका है आपके। अच्छा, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपके क्षेत्रवादी सिद्धांत, और यह है कर्ट लेविन का सिद्धांत। लेविन जो है, जो कोहलर के शिष्य थे, उनका है कर्ट लेविन। लेविन इन्होंने क्या दिया था कि जो क्षेत्रवादी है, मतलब क्षेत्र से था, फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनकी जो थ्योरी है ये क्षेत्रवादी सिद्धांत। मतलब कि जो बालक होता है या कोई भी मतलब प्राणी है, उसका जो विकास होता है उसमें जो अधिगम होता है वो किस प्रकार का होता है कि जैसे ये प्राणी है, अब इसमें क्या होता है कि एक तरफ तो आपके वातावरणीय है, आप देख लीजिए वातावरणीय, और वातावरणीय के अंदर आपके कौन सा आता है, जो दो प्रकार के देखे थे हमने कि दो प्रकार के जो अधिगम होते हैं इसके अंदर, कि एक तो होता है जो वातावरणीय है। अब वातावरणीय जो है ये इसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर आते हैं आपके जो वातावरण है आपका। अब वातावरण में क्या है, आपके परिवार, आपका जो विद्यालय होता है, अच्छा विद्यालय हो गया, परिवार, सहपाठी, जो मित्र मंडली, सब आते हैं इसमें। तो ये जो होता है मित्र मंडली का, इसमें ऐसा है कि जो बालक का जो वातावरणीय विकास होता है इसके अंदर इनकी भूमिका होती है। अब ऐसा है कि जो क्षेत्रवादी विचारधारा ये कहती है कि जो बालक का जो विकास होता है उसके अंदर जो है क्षेत्रवादी और जो संज्ञानवादी दोनों का योगदान होता है। क्योंकि ये तो आपके वातावरण हो गया, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, सहपाठी हो, मित्र मंडली, ये चीज़ तो वातावरणीय कर देगा। अब इसके अलावा जो क्षेत्रवादी है, जो संज्ञानवादी है, वो ये बताते हैं कि जो बुद्धि है, चिंतन है, संवेग है, ये भी इसके जो अधिगम के लिए ये भी आवश्यक है। तो बुद्धि, आपके चिंतन, संवेग, तो जो कंप्लीटली जो अधिगम होता है, कंप्लीट जो विकास होता है उसके अंदर इन दोनों की भूमिका है, वातावरण की भी और संज्ञानवाद की भी। दोनों ही विचारधाराओं को मानते हैं कर्ट लेविन, ठीक है। अच्छा, इनका एक फॉर्मूला है, इन्होंने एक सूत्र दिया है, B बराबर F P क्रॉस E, ये इनका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो है B जो है बिहेव, व्यवहार, F जो है फैक्टर, कारक, और P पीपुल, व्यक्ति, और E जो है वो वातावरण, एनवायरनमेंट है। तो B जो है आपके, जो B है व्यवहार, और F कारक हो गए,
इसमें व्यक्ति आ जाएगा, और ई जो है ये वातावरण। तो किस प्रकार से जो वातावरण है वो व्यक्ति को प्रभावित करता है, किसमें व्यवहार, कारक, व्यक्ति और वातावरण, ये सभी का इनमें योगदान होता है। अच्छा, अब जो जो मतलब जो क्षेत्रवादी सिद्धांत है, इसके कुछ साधन है कि इन्होंने कुछ 6 प्रकार के साधन बताए हैं जो किस प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर जो एक समझ या सूझ स्थापित करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं। कि इसके अंदर पहला है विचार साधन है ये व्यक्ति के। इसमें भी ये सवाल आते हैं सीधा, साधन कौन सा साधन है कौन सा नहीं है। तो पहला इसमें आप क्या, विचारों। सेकंड है इसमें संप्रत्यय, ठीक है। अच्छा, प्रतीक, बिंब और प्रतिमा। प्रतीक, बिंब एंड प्रतिमा, ठीक है। तो ये आपके जो है साधन हो गए। 5 प्रकार के इसमें साधन होते हैं आपके व्यक्ति के अंदर। 5 प्रकार के साधन है जिसके द्वारा आप विचारों के द्वारा आप सीख सकते हैं, संप्रत्यय के द्वारा आप सीख सकते हैं, प्रतीक के द्वारा सीख सकते हैं, बिंब के द्वारा सीख सकते हैं, प्रतिमा के द्वारा सीखता है, विचारों के द्वारा आपको कोई भी कथन दिया जाता है जिस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। तो ये अधिगम का एक प्रकार, एक साधन है ये। संप्रत्यय आपको कोई विषय वस्तु है आपको बताया जाता है, तो आप उसके बारे में उसका जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस प्रकार इसका जो जिस प्रकार का विषय वस्तु है उसके अंदर किस प्रकार का ज्ञान होगा, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। प्रतीकों के द्वारा आप गणितीय आकृतियों में सबसे अच्छा है प्रतीक के द्वारा ही समझते हैं, जैसे त्रिभुज की हो गई, आयत की हो गई, इस प्रकार से। तो ये प्रतीक के द्वारा ही समझ में आई अपने, प्रतीक के द्वारा सूझ उत्पन्न हुई आपके अंदर। अच्छा, इसके बाद बिंब के द्वारा आपको कोई आकृति दिखाई जाती है, तो आप उसके द्वारा ये पता लगा सकते हैं किसकी है। तो ये एक समझ स्थापित करने के लिए है साधन। और एक प्रतिमा के द्वारा तस्वीर आपको कोई दिखाई जाए उसके अंदर और आप पहचान लेंगे इसको। तो ये चीज़ 6 प्रकार के साधन हैं, और 6 प्रकार के साधन आपके अधिगम के सहायक है अधिगम के अंदर, ठीक है। अब जो है अधिगम का जो कंप्लीट होता है आपके यहाँ पे। अच्छा, अब जो है आपके वो है चिंतन का, थिंकिंग का। जो अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है थिंकिंग। तो ये देख लो तब तक आप, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं। ये क्षेत्रवादी का था। अच्छा, आपने 2 प्रकार के सिद्धांत देख लिए थे। एक में तो सूझ का पर आधारित था, सूझ पर आधारित जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, और एक कर्ट लेविन का क्षेत्रवादी सिद्धांत है। 2 प्रकार का सिद्धांत है, ये संज्ञानवादी के अंदर आते हैं दोनों, ठीक है। और व्यवहारवादी का पहले देख चुके थे हम, जो बिल्ली वाले प्रयोग थे, कुत्ते वाले प्रयोग थे, चूहों वाले जो प्रयोग थे, वो सब प्रयोग जो थे जानवरों के ऊपर जो भी थे, वो सभी व्यवहारवादियों के थे। किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, एक जो प्राणी किस प्रकार का व्यवहार करता है। अब जो है यहाँ पे क्षेत्रवादी था, और इसके अंदर जो सूझ पर आधारित था, इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो चिंपांजी वाला था, बॉक्स के अंदर चिंपांजी को रख दिया जाता है, वो वाला प्रयोग था जो क्षेत्रवादी था। और इसके जो जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक में एक प्रतिमा थे, और प्रयोगकर्ता कौन थे इसके अंदर, आपके जो कॉलर हैं उनका था। अब जो है लेविन का था ये। तो लेविन के अंदर क्या थे कि इन्होंने दोनों सिद्धांतों को माना, आपके वातावरणीय संज्ञानवादी दोनों को। इनको एक फॉर्मूला है B=F_P×E, ये फॉर्मूला है। इससे आप जो अगर आपको फैक्टर निकालने को पूछे, अगर आपको इस प्रकार से बता दें, अगर इनकी मात्रा भी दे दें, मैं आपको परसेंटेज दे दें, इस प्रकार का व्यवहार इस प्रकार से, तो आप इनको अच्छे तरीके से यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। और साधन देख लिया आपका, किस प्रकार जो किन साधनों के द्वारा अधिगम संभव है आप एक प्राणी के अंदर, चाहे वो आपका जो जानवर है या फिर आपके जो है मनुष्य है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी है कि जैसे जो भी ये सब प्राणियों के लिए ही होगा, क्योंकि जानवर आप इस प्रकार की समझ स्थापित नहीं होती है, क्योंकि प्राणियों के अंदर समझ ज़्यादा स्थापित होती है। अच्छा, अब जो हम पढ़ने वाले चिंतन पढ़ने वाले हैं, चिंतन के बारे में, थिंकिंग के बारे में, तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब चिंतन है अगला टॉपिक आपके। चिंतन, थिंकिंग।
चिंतन क्या होता है? चिंतन का प्रयोग संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। चिंतन का प्रयोग, अब चिंतन, आप बोलेंगे चिंतन क्या होता है, तो चिंतन का प्रयोग क्योंकि देखो चिंतन जो होता है एक सोचना, हम किस प्रकार की सोच सकते हैं। और जब आप किसी प्रकार का आप थिंकिंग करते हैं, किसी प्रकार के आपको कोई चीज़, आपको कोई सवाल नहीं आ रहा, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, अब आपको सॉल्व करना है, उसको कैसे करेंगे? अब आपको आता भी नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत आ रहा है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे कि रफ में उसको करेंगे पहले। तो वहाँ पे क्या करेंगे आप कि जैसे इधर उधर फॉर्मूला लगाया होगा, तो वहाँ पे क्या किया आपने? चिंतन किया, आपने जो है विचार किया कि किस प्रकार से हो सकता है, ये कोशिश की आपने वहाँ पे, और आपके अंदर सूझ स्थापित होती है और आप उस सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने उसका आंसर भी निकाल लिया। अब ये क्या हुआ था कि जब चिंतन हुआ तभी संज्ञानात्मक पक्ष से क्यों लेते हैं हम? क्योंकि आपने सोच विचार किया वहाँ पे और आपका चिंतन जो है वो निष्कर्ष पे आ गया, मतलब आपने निष्कर्ष निकाल लिया, उसका आंसर निकाल लिया। तो ये था चिंतन। चिंतन के अंदर एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका जो यूज़ होता है वो संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ठीक है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, आपके माइंड की प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि आप अगर कोई भी इंसान चिंतन कर रहा है तो आप उसे देख कर नहीं बता सकते हैं, मतलब उसको आप दूर खड़े हैं मान लीजिए और आपका सहपाठी मान लीजिए बैठा है यहाँ पे और वो कुछ सोच रहा है, तो आप ये नहीं बता सकते वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि वो एक मानसिक प्रक्रिया है और वो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो एक मानसिक प्रक्रिया है। अच्छा, चिंतन की परिभाषा विचार करने की एक मानसिक प्रक्रिया जिसका आरंभ समस्या के साथ होता है और अंत समस्या के अंत तक होता है। ठीक है, मतलब परिभाषा देख लो इसकी। परिभाषा ये है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है मतलब देखो कि चिंतन, जब कोई आपके सामने समस्या आ जाती है, मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे हैं और आपको सवाल नहीं आ रहा, तो आपके देखिए एक समस्या उत्पन्न हो गई आपके लिए और आप वहाँ पे चिंतन करते हैं, मतलब आप सोचते हैं कि किस प्रकार इसको हल करें। आपने कोशिश की, आप में सूझ स्थापित हुई, आपने उस सवाल को कर लिया। अब क्या हुआ, सवाल कर लिया आपने, एग्जाम दे दिया, अब आपके पास उस सवाल को सोचने के लिए वापस कोई टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपने वो सवाल कर लिया, हो गया, एग्जाम कंप्लीट हो गया आपके। अब वो उस चीज़ का चिंतन आप वापस नहीं करेंगे, तो ये समस्या के साथ स्थापित हुआ था और समस्या के अंत में ये खत्म भी हो गया था। तो समस्या के साथ चलने वाली एक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है और संज्ञानात्मक पक्ष से लेते हैं इसका। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब चिंतन के परिभाषा भी देख ली आपने, अब चिंतन के प्रकार देखते हैं। चिंतन के कौन कौन से प्रकार देते हैं? तो चिंतन जो है, चिंतन के प्रकार, चिंतन के कितने प्रकार हैं आपके? कि पहला प्रकार तो है मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन ये किस प्रकार का चिंतन है? मूर्त चिंतन जो आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके हाथ पे लग गई, आपको चोट आ गई, तो आप इस बारे में आपको टेंशन हो गई, मान लो कि किस प्रकार से सही करें इसको, ये सब। तो ये आपने क्या किया? चिंतन किया, वहाँ पे सोचे आप वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या था? प्रत्यक्ष, जो दिख जाता है हमें, विजिबल है, मनुष्य में होता है, दिखता है, तो ये प्रत्यक्षात्मक है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अब है अमूर्त। अमूर्त, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन किसका है? प्रत्यागमन। अमूर्त चिंतन क्या है? अप्रत्यक्ष चिंतन। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद में कौन सा चिंतन आएगा आपके? विचारात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन जो है। विचारात्मक के बाद में आएगा सृजनात्मक। अच्छा, विचारात्मक, तार्किक, और इसमें एक और लिख लो कल्पनात्मक। सृजनात्मक चिंतन, विचारात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मूर्त चिंतन है वो आपके प्रत्यक्ष दिखने वाला एक चिंतन है, जो कि जिस प्रकार का जो चिंतन होता है ये आप विजिबल कर सकते हो, आप देख सकते हो इस चीज़ को। इसके बाद में जो अमूर्त चिंतन होता है वो आप नहीं दे सकते, अप्रत्यक्ष चिंतन होता है, वो प्रत्यात्मक चिंतन होता है ये। अच्छा, इसके बाद में विचारात्मक चिंतन जो होता है, विचारों का चिंतन होता है। तार्किक चिंतन, इसी को बोलते हैं विचारात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन और कल्पनात्मक, मतलब जिसमें सिर्फ कल्पना की जा सकती हो। आप जो चीज़ फ्यूचर के लिए आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, आज बारिश होगी ये सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं, इस प्रकार का चिंतन। आप मान लीजिए बादल हो रहे हैं, आपने सोचा, तो ये जो चिंतन कर रहे हैं आप कि बारिश होगी नहीं होगी ये सब, तो ये क्या है? ये आपके विचारात्मक चिंतन है, सिर्फ एक विचार है इस बारे में। और जो सृजनात्मक चिंतन है वो आपके अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन क्या होता है कि अपसारी चिंतन के बारे में देखते हैं कि अपसारी चिंतन होता है ना, क्या होता है अपसारी, कि जैसे ये है आपके पास लेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि अपसारी चिंतन के अंदर क्या होता है कि जैसे विचार जो है, मान लीजिए एक ही बात के लिए आपके पास अलग अलग विचार आते हैं, और सभी विचार इनका जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब कि जो कोई भी मतलब इनका एक कंजक्शन नहीं होता, सब विचार अलग अलग। मान लीजिए क्लास के अंदर एक बालकों को ये पूछा गया कि बताइए कि आपका जन्म कब हुआ, तो सबके विचार अलग अलग आएंगे। कोई बोलेगा मैं जनवरी में, कोई फरवरी, मार्च, सबके अलग अलग आएंगे। तो इस प्रकार का जो अब इस प्रकार जब क्लास में ये चिंतन हो रहा था कि जन्म कब हुआ बच्चों का, सबके विचार अलग अलग आए थे। तो इस प्रकार का चिंतन क्या हुआ, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, सबके अलग अलग निष्कर्ष निकलने वाले हैं। तो कोई भी एक खास निष्कर्ष, एक पॉइंट नहीं निकलने वाला कि मतलब जिस पॉइंट पे जाके ये रुक जाए कि मान लीजिए किसी मार्च में हुआ है, जनवरी में, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए अलग अलग होगा ये। अब एक जो चिंतन है इस प्रकार का होता है, ये हो गया अभिसारी चिंतन। तो पूछते हैं ये चीज़ कि अभिसारी चिंतन कौन सा होता है, तो अभिसारी चिंतन कौन सा होगा आपका? सृजनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन सृजनात्मक चिंतन को बोलते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बार आ चुका है प्रश्न अभिसारी चिंतन का, तो ये चीज़ देख लेना। एक तो अभिसारी चिंतन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सृजनात्मक चिंतन को बोलते हैं। विचारात्मक चिंतन को भी अभिसारी चिंतन कहते हैं। अच्छा, अब तार्किक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और विचारात्मक चिंतन, ये चिंतन होते हैं, ठीक है। अभिसारी चिंतन हो गया। अपसारी में क्या होता है कि अब मान लीजिए कि ऐसा पूछा कि जनवरी में कितने दिन है, तो क्या बोलेंगे सब, जैसे 30 होंगे तो सब 30 बोलेंगे, या 31 होंगे तो 31 बोलेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो आंसर है वो एक डायरेक्शन में आ गया था, सबका एक 30 तारीख है ऐसे। इस प्रकार से जो चिंतन है ये चिंतन अपसारी होता है, अभिसारी होता है। और ये जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाला, ये अपसारी होता है, ठीक है। तो ये है चिंतन के प्रकार। और मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, विचारात्मक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन, इस प्रकार के हमने चिंतन देख लिए हैं इसमें। और जो अभिसारी चिंतन है वो सृजनात्मक चिंतन को भी बोलते हैं। अच्छा, ये देख लो एक बार आप। तो आज जो है हमने एक तो फिर संज्ञानवादी पढ़ लिया है। संज्ञानवादी के अंदर कौन कौन से जो थे आपके, क्षेत्रवादी का, और इससे पहले सूझ पर आधारित, ये देख लिए थे। अब जो है हमने चिंतन भी देख लिया, चिंतन की परिभाषा देख ली थी कि समस्या के साथ स्थापित होता है, समस्या के अंत खत्म हो जाता है, मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक पक्ष का अर्थ लिया जाता है। चिंतन के प्रकार देख लिए, मूर्त, अमूर्त, विचारात्मक और सृजनात्मक चिंतन। अब जो है कल की जो क्लास होने वाली है इसमें चिंतन के सोपान पढ़ने वाले हैं हम, जो चिंतन के कौन कौन से सोपान हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और हम इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है हमारा एक एजुकेशन चैनल है, तो अगर जिसे पढ़ना है तो वो आ जाएं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम एक बार शेयर करें। अब मान लीजिए एक बार की अभी एक पूरी सीरीज चलने वाली है, तो इसके बीच में हम इसको शेयर करें तो भी कोई प्रॉब्लम, और ना करें तो भी प्रॉब्लम। तो इससे अच्छा हम शेयर नहीं करें। आप लोग अगर पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए लगातार जो सीरीज़ आ रही है उसके। वो कंप्लीट सीरीज़ आने वाली है यहाँ पे। और आज के लिए वो काफ़ी इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.